हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीएनसी जेई। सीबीएसई टर्म 1 2021 केमिस्ट्री के दोनों पेपर्स हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स। सेट 05624 का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हूँ। सेट 1 अभी मेरे पास जो भी था, जो ये 1/4 था, वो मेरे पास अभी आया नहीं है। जैसे ही वो आ जाएगा उसके भी सॉल्यूशंस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेट के सॉल्यूशन से। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट्स का आया था सेक्शन ए में। सेक्शन ए में सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था पहला। उसमें था कि इन अ क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड आयंस क्यू फॉर्म द सीसीपी लैटिस। क्यू सीसीपी बना रहा है एंड पी ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पी है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना था। देखो क्यू सीसीपी है, सीसीपी यानी कि एफसीसी वाला 4, क्यू के 4 एटम्स होंगे। पी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो टेट्राहेड्रल में डबल होते हैं, तो 2 into 4 इसके 8 होंगे। तो इसका कंपाउंड में P 8 होंगे और Q 4 होंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P2Q, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सिंपलेस्ट टर्म में ये 2:1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। देखो जब किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। मोलैरिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। तो मोलैरिटी विल डिक्रीज। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोलैरिटी विल डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर वाली चीज बढ़ रही तो मोलैरिटी घट जाएगी। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको बताओ आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ये होता है डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स, दोनों ही 0 होते हैं आइडियल के केस में। थर्ड है 2-bromo 2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH. The major product formed is 2-bromo 2-methyl। ये देखो ये आपका ये बन जाएगा 2-bromo 2-methyl। 2-bromo 2-methyl। अब इसमें आपका एलिमिनेशन करानी है। अल्कोहलिक KOH डाला है आपने, तो अल्कोहलिक KOH डालने पे क्या होगा? हाइड्रोजन जाएगा और यहां से ब्रोमीन जाएगा। ये आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आई गेस आपका ऑप्शन नंबर डी दिया होगा। अगले पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये आपकी HI के साथ रिएक्शन थी क्वेश्चन नंबर 5 में। CH3 CH2OH प्लस HI। देखो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, ये H इस OH को प्रोटोनेट कर देता है तो एक इंटरमीडिएट ये बन जाता है OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये निकल जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन आ जाता है और I माइनस अटैक कर देता है इस पे। तो ये इसके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही इंटरमीडिएट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन Br bromine वाटर टू गिव। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। ग्लूकोनिक एसिड बनता है आपका, और ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में नीचे तो जो रहता है मतलब ये 4 में नीचे CH2OH रहता है और ऊपर COOH रहता है। अगर यही आपका HNO3 डाल दिया होता तो आपका एक ग्लूकारिक एसिड बन जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल की जो थ्योरी होती है, इसमें NH3 H2O PH3 और NH4 पॉजिटिव। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे सब में sp3 आ जाएगी, लेकिन इनमें लोन पेयर आ रहा है। तो लोन पेयर से क्या हो रहा है? रिपल्जन हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा। बट ये एक ऐसा केस है इसमें कोई रिपल्जन वगैरह नहीं है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा, डी ऑप्शन का, NH अमोनियम आयन का। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी नहीं होगी? देखो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2 दिखाता है, और वो भी इस कंपाउंड में OF2 में। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इससे ज्यादा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी नहीं होती है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्वेश्चन आपका जो आपका एक टेबल बना हुआ है सॉलिड स्टेट में, वहां से उठा के उन्होंने डायरेक्ट डाला है। उसमें जो आपके पोलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स और बाकी चीजें क्लासिफाइड थी। तो इसका आंसर आपका है AR। जिन्होंने आपसे मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछा है ना, क्योंकि जो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है KCl, वो आपका आयनिक सॉलिड है। SiO2 क्वार्ट्ज वाले एग्जांपल में आ जाएगा, Cu मेटेलिक सॉलिड में आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी AR, क्वेश्चन नंबर 9 में।
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड? इसका आंसर है सी, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगले आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर? इनमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है? कायरल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट इसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है इसमें CH3, CH, C2H5, NBr, इसमें कार्बन के चारों ग्रुप अंतर है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फॉलोइंग रिएक्शन जिसमें CHCl3 प्लस NaOH H3O प्लस डाला गया। फेमस एग्जांपल है रीमन-टीमन रिएक्शन है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, RTR रीमन-टीमन रिएक्शन। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन? इसका आंसर केराटिन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। केराटिन, मायोसिन, ये सब कुछ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, केराटिन आपके ऑप्शन में था। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, इसका सी नहीं आंसर, जस्ट लेट मी चेक। इसका आंसर होगा HF, ए ऑप्शन है शायद, हाँ HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा होता है? HI होता है, उससे कम HBr होता है, उससे कम HCl होता है, उससे कम HF होता है। क्योंकि जब इनको एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? H+ हटा दो, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी, तो यहाँ I- बनेगा, यहाँ Br- बनेगा, यहाँ Cl- बनेगा, यहाँ F- बनेगा। तो हमें पता होता है कि जितना ज्यादा स्टेबल है आयन उतना ज्यादा बढ़िया एसिड। तो इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आयन की भी, बड़ा एटम है, चार्ज अच्छे से फैल जाएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बारे में जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, जिसमें दिया हुआ है कि Ka2 बहुत बड़ा है Ka1 से। इनफैक्ट इसका रिवर्स होता है, ओरिजिनली क्या होता है, जो Ka1 होता है वो बड़ा होता है, इसलिए जनरली डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पहला लिया जाता है। इसके केस में जैसे H2S का केस आता है, उसमें भी एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। फिर अगला प्योर वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 359.15 केल्विन। एजिट्रोपिक मिक्सचर है पानी और नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, ये जो गिवन टेम्परेचर है उससे, मतलब दोनों की जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे ज्यादा पे उबल रहा है, 393.55 केल्विन, मतलब ज्यादा पे उबल रहा है, मतलब नेगेटिव डेविएशन का केस है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इसमें क्या होगा, आपके जितने ऑप्शन दिए हुए प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर वाटर, नहीं, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ देम विल डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन सो दैट ऑफ द मिक्सचर बीइंग डिस्टिल्ड। डी आंसर आपका इसमें करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन है, 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक विद 1 लीटर बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास एक्स। देखो एक्स आपसे पूछा गया है, आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई इक्वल टू CRT। देखो आर और टी में तो कोई अंतर होगा नहीं, आर और टी तो कांस्टेंट है, सी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में भी जो आप वॉल्यूम लोगे, जिस भी मतलब आप उसका ले रहे हो वो भी सेम ही माना जाएगा। इसमें बस चेंज क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएंगे। मोल्स में कैसे चेंज आ जाएंगे? देखो आप इक्वेट करवा दो ग्लूकोज के मोल्स जो आपका सॉल्यूशन दिया हो गया 1% अननोन, तो कैसे इक्वेट कराओगे? 5% ग्लूकोज है, 5 मान लो, और 180 ग्राम उसका मोलर मास है। 1% ऑफ सॉल्यूशन के साथ दिया तो 1 मान लो, और नीचे उसका मोलर मास डबल है मान लो, तो ये आपका हो गया कटा के 36, मोलर मास आपका आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, एंड ये अच्छा क्वेश्चन था। SN1 रिएक्शन ऑफ एनैंटियोमेरिकली प्योर कायरल अल्काइल हैलाइड्स गिव्स प्रोडक्ट विद रेसिमाइजेशन एंड पार्शियल रेसिमाइजेशन। इसमें बच्चों ने गलती की है, इसका आंसर तो पहले बता देता हूं, डी होगा पार्शियल रेसिमाइजेशन। एज पर द इंटीमेट आयन पेयर थ्योरी, आप इसको जरा रीड करना, इंटीमेट आयन पेयर थ्योरी की वजह से बैक साइड अटैक ज्यादा प्रिफरेबल होता है SN1 में, और इन्वर्जन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन, एग्जैक्ट 50% नहीं होता है। बट यहाँ एक गलती है सीबीएसई की कि ये कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है। जनरली आप लोग को बोल दिया जाता है 50-50 मिक्सचर ऑफ DNL इज फॉर्म, तो उन्होंने दिया है, तो मतलब इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट उठ सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जेई नीट की कोचिंग से पढ़ाया जाता है, बट सीबीएसई में ये चीज नहीं बताई जाती कि पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, पूरा 100% रेशमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको पता है एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। इस पे जब आप HBO कराओगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
तो क्या होगा, ये वाला जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है इस पर आ जाएगा आपका OH और अंदर वाले को मिल जाएगा H। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा B PH CH2 CH2OH। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज आर आइसोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका आंसर है एनोमर्स। एनोमर्स आपको पता होगा डाइस्टीरियोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन। एक में H ऊपर होता है, H ऊपर होता है, एक में OH ऊपर होता है। जो अल्फा वाला होता है उसमें H ऊपर होता है, जो बीटा वाला होता है उसमें OH ऊपर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 20th का D। उसके बाद फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू। देखो इसमें बहुत बच्चों ने गलती की है। ठीक है, बच्चों ने ऐसे कर दिया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, सी कोई रीजन नहीं होता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक चीज शो करने का मतलब होता है कि फ्लोरीन क्या है, गजब का इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन एटम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से आता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें क्या होता है, ये मतलब ये जिससे भी जुड़ेगा ना ये उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ही खींचेगा, इसलिए ज्यादा कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं पाता। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए इसकी फिक्स हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ OT PTF6 माइनस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ xenon फ्लोराइड इज बिकॉज। देखो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये एनसीईआरटी में गिवन है इन टेक्स्ट में कि आप बीच में से उठा के दिया उन्होंने कि इसका रीजन ये होता है कि जो O2 और Xe होते हैं दे हैव कंपेरेबल कंपेरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिविंग ऑर्थो एंड पैराक्लोरो प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज, ये आपको पता होगा, ये जो बेंजीन पे हेलोजनेशन रिएक्शन होती है ये होती है EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक वर्ड नहीं था तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, एडिशन रिएक्शन भी नहीं है, डी आंसर करेक्ट होगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। सिंपल सी बात है, जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो आपका फिनॉक्साइड होता है बी ऑप्शन। ये जो होता है इसमें गजब का रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है, ये तो इंडक्टिव में और हाइपर कॉन्जुगेशन से अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस कारण से ये ज्यादा एसिडिक होता है। Which of the following statements are not correct about amorphous solids? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कि दिया हुआ है कि वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। एनसीईआरटी में रीड करना वो आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक न्यूमेरिकल है। एलिमेंट विद मोलर मास 96 ग्राम पर मोल, 96 ग्राम पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, उसका ए दिया हुआ है एज लेंथ 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी उसकी दी हुई है रो 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। पूछा क्या गया है, नेचर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, z नंबर ऑफ यूनिट एटम्स। तो कैसे निकालोगे, रो इज इक्वल्स टू Zm/Na × A क्यूबिक। रो कितना है 10 इज इक्वल्स टू Z अननोन। मोलर मास कितना गिवन है 96, Na कितना है 6 × 10⁻23 एवोगैड्रो कांस्टेंट। A क्यूब कितना है 64 × 10⁻⁻24, इसका क्यूब है ना इस वाले का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू Z × 96 अपॉन 64 × 6 × 10⁻⁻1। ये 10 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये 10 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64 × 6 इज इक्वल्स टू Z × 96। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ 16 टाइम्स आएगा, ये 4, Z की वैल्यू 4 आ जाएगी। FCC आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ इसको इरेज कर देता हूं मैं। 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 0.52 डिग्री सेल्सियस की एलिवेशन नोटिस की गई है, आपको मोलर मास बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 27। 2.5 ग्राम सब्सटेंस है, W दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 50 ml वाटर। ठीक है, 50 ml वाटर का मतलब क्या, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम पता है। मास निकाल लो वाटर का कितना आ जाएगा, वाटर का मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 50 ग्राम।
50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो क्योंकि सॉल्वेंट का वेट केजी में चाहिए होता है, तो 50/1000 केजी। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा टीबी, नॉन वॉलेटाइल है, आई को 1 लेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। आई मैंने नहीं लिखा, आई 1 है इसमें। डेल्टा टीबी आपका आ जाएगा 0.52 और आपका ये केबी की वैल्यू गिवन है 0.52 और ये आपका मोलैलिटी हो जाएगा इनको देख के 1। अब मोलैलिटी 1 है, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2.5 अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 50/1000 इज इक्वल्स टू 1। मोलैलिटी 1 गिवन है, ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये आपका कट क्या आ जाएगा, इस साइड में कर रहा हूं, 2.5 अपॉन मोलर मास इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1। मोलर मास आपका निकल कर आ जाएगा इस इक्वेशन से 50 ऑप्शन में बिल्कुल बी ऑप्शन आपका 50 है, सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज्ड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 to Cr2O7? क्वेश्चन नंबर 28। देखो NH4 to Cr2O7 हीट करने से आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की प्रिपरेशन का मेथड है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। On its reaction with water and alkalis, the behavior of SO2 is very similar to which gas? P block of question number 29। इसका आंसर होता है डी, डी नहीं बी, CO2 गैस। Why CO2 गैस? CO2 गैस और SO2 की जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दोनों की सिमिलर मिलती है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को डाल के ये उसको कुछ नहीं कर पाता है, वो उसको डिस्कलर कर देता है SO2, तो उससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाया जाता है, वरना बाकी जो पूरी प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों की वो सारी सेम होती हैं, पीपीटी से लेकर हर चीज की। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डालना पड़ता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, उसको जब डिस्कलर करता है वो, उसका जब कलर चेंज करता है SO2, तब हमें पता चलता है कि कौन SO2 है और कौन CO2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आपका। 29 का क्वेश्चन नंबर 30 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन रिंग पे तो होती नहीं है, वो उसी केस में बेंजीन रिंग पर होती है जब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम डाल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम देखें तो जो पहला एग्जांपल है उसमें NO2 जैसा EWG लगा हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग EWG है, तो उस कारण से क्या होगा, ये रिएक्शन शो कर देगा। लेकिन बाकी जितने जिनमें CH3 लगा है, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक कभी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। एक कपल करके एल्केन बना रखा है और आपसे पूछा गया कि R इसमें से क्या हो सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो C ऑप्शन आपका बैठ रहा है CH3 C CH3 CH3, ये आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये X होगा तो यहां से हटेगा और यहीं से कपल होकर इसी के जैसा एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो C ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 में द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल विल बी। देखो जो 3-मिथाइल फिनॉल है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इसका आपने करा दिया मोनोनाइट्रेशन। अब देखो इसमें दो ग्रुप्स लगे हुए हैं बेंजीन रिंग को, ये EAS का पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है और ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, बट ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन होता है? ये तो माइल्ड एक्टिवेटिंग होता है, ये तो प्लस एम से एक्टिवेट करता है, तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। तो ज्यादा एक्टिवेटिंग और कम एक्टिवेटिंग में ज्यादा एक्टिवेटिंग के सुनते हैं, तो इसके अनुसार ऑर्थो और पैरा दो पोजीशंस, मतलब यहां पर और यहां पर नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। अब देखो यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है जो फर्स्ट पोजीशन है, पर 2 और 3 पे कम है, तो दो प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे, एक आपको पैरा पे लग के मिल जाएगा ये वाला NO2, और एक आपको ऑर्थो पे इस तरफ थर्ड पोजीशन पे लग के मिल जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए ही ऑप्शन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 1 फिनाइल इथेनॉल में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ C65 MgBr। देखो C65 MgBr क्या करेगा, C65 ये माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये किस पर अटैक करे कि ये 1 फिनाइल इथेनॉल बना दे। इथेनॉल बनाने के लिए मतलब क्या है, इसको 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ये CH3 CHO पर अटैक मारेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पर, ये ऐसा अटैक मारे, नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये आपका बन जाएगा CH3 COH, पानी वानी सब डालने के बाद
ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, यहां से जब नंबरिंग होगी 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। ये आपको बना के देखना था वहां पे। Among the three components of DNA are two deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base. The third component आपका होता है इसका फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34। थर्ड कंपोनेंट आपका जो डीएनए का होता है फॉस्फोरिक एसिड। बाकी बेस होते हैं, कंपोनेंट अलग चीज है, बेस अलग चीज है। होता तो थायमिन वगैरह भी है, थायमिन भी होता है, ग्विनोलाइन भी होता है, पर वो कंपोनेंट नहीं होते, वो बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है Which among the following bases not usually not present in RNA? RNA में इनमें से कौन सा बेस नहीं होता? RNA में यूरेसिल नहीं होता। जो यूरेसिल होता है वो RNA में नहीं होता। Glucose on reaction with CH3CO2 forms a glucose pentacetate which confirms the presence of, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 OH ग्रुप्स। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है और वो तभी हो सकती है जब हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मिले रिएक्शन के लिए, 5 OH ग्रुप्स। ठीक है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन अ सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। 37 का डी, हाई प्रेशर में रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। A solution of a pair of volatile liquids A and B shows negative deviation from Raoult's law. This is because, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव डेविएशन जब आता है तो जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें आपका क्लियरली आपका आंसर बी बनता हुआ दिख जाएगा 38 का, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि जो ए बी बना है उसके इंटरेक्शन प्रीवियसली फॉर्म्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज्यादा है। बाकी कोई ऑप्शन अगर आप चेक भी करेंगे तो सही नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ HCF6। HCF6 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। इट इज बेसिकली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर होता है उसमें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है HF का, सी का। ये उन्होंने टेबल में से क्वेश्चन पूछा। वैसे भी आप बता सकते थे फ्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरीन देखो ऐसे भी वीक एसिड है, मतलब H+ आसानी से देगा नहीं, मतलब बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा नहीं मतलब इसकी हाईएस्ट होगी बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज? तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर ए और सी, H2SO4 H2SO3 में तो कोई पेरोक्सी लिंकेज आएगी नहीं, कहीं O सिंगल बॉन्ड है नहीं। बट जो लास्ट ऑप्शन है H2S2O8, मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा है कुछ, डबल बॉन्ड OH, ये आपका OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक पेरोक्सी लिंकेज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट? द आंसर इज बी। बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस होती हैं। बी जो उन्होंने दे रखा है वो नहीं होता है, बी उसका उल्टा होता है। जो रिएक्शन उन्होंने बी की दे रखी है वो रिएक्शन नहीं होती, रिवर्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो आपका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 42, द आंसर इज बी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स? ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी sp3 कार्बन से हाइब्रिडाइज्ड होता है, एडजेसेंट में एक sp2 कार्बन हो, वो आपका एलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में आता है। विच रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फिनॉल? ये फिनॉल की प्रिपरेशन का एक मेथड है बेंजीन डाइजोनियम में। इसका आंसर है पहले ऑप्शन नंबर सी H2O। जब भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ उसमें पानी डाल दो, वन स्टेप कन्वर्जन होता है वार्म। ठीक है, पानी के साथ गर्म कर दो, आपका यहाँ जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी फिनॉल। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर आपके असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में देखो थोड़े बहुत डाउट आ जाते हैं सीबीएसई की से क्या होता है, क्योंकि असर्शन रीजन बहुत बार आंसर सिर्फ उसी को भी पता होता है जिसने बनाया है। बट फिर भी मैं असर्शन रीजन में बताऊं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द रीजन इज गिवन इट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, ZNO on heating turns yellow, excess ZNO2 plus moves on to interstitial sites and the electrons to neighboring and the electron to neighboring interstitial site। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी।
क्वेश्चन नंबर 47, F2 is a powerful oxidizing agent. Fluorine shows anomalous behavior. देखो F2 powerful oxidizing agent होता है ड्यू टू इट्स हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, जो इसका करेक्ट रीजन होता है। अब एनॉर्मस बिहेवियर में तो बहुत चीजें आ गई, इसका साइज मतलब सब कुछ आ गया एनॉर्मस बिहेवियर में, तो इसमें मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूंगा। इसका बी आंसर मेरे अनुसार करेक्ट होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप स्पेसिफिकली ये पूछोगे, आंसर दोनों ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट्स तो दोनों सही है, दर्शन एंड रीजन, बट अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया क्यों, तो दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। नहीं, ये गलत बात है। 369 केल्विन के ऊपर वो टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है। 369 केल्विन रूम टेम्परेचर से लगभग 60-70 केल्विन ऊपर होता है। रूम टेम्परेचर तो 298 केल्विन होता है। तो ये आपका पहला तो गलत है। बोथ सल्फर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर है एसिड मॉलिक्यूल, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 है, रिएक्शन ऑफ CH3CBr विद CH3NO गिव्स मेजरली 2-methyl propene। रीजन दिया हुआ है CH3O- acts as a strong base। दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है, और जो उन्होंने बोला है वो मिलता भी 2-methyl propene, बट इसका रीजन ये नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस के चलते ये रीजन होता, तो आप ये सोचो ना, फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर इस तरह का अल्काइल हैलाइड होता, इस तरह का अल्काइल हैलाइड होता और उसमें ये चीज डाली जाती CH3O- Na पॉजिटिव, तो फिर तो होना चाहिए था कि इसमें भी ईथर नहीं बनना चाहिए था, पर इसमें बन जाता है। इसका सिंपल रीजन होता है कि हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है दैट फेवर्स SN2 रिएक्शन ओवर दैट प्रेफर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर SN2 रिएक्शन, सॉरी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू SN2 से सब्स्टिट्यूशन। तो ये कारण होता है, ना कि ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस रीजन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 50 पर मैच का क्वेश्चन है। मैच का में Cl2 के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50। तो Cl2 के बारे में ये बताना चाहिए कि Cl2 ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो पहले का तो C हो जाएगा आपका। दूसरे का है हीलियम। हीलियम की लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड होती है, सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है। सेकंड का डी होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस का आपका आना चाहिए इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, चिप्स में फिल की जाती है, ये पता है आपको। थर्ड का ए। F2 के बारे में रिलेटेड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मॉइस्ट SO2 के बारे में रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल। जो मॉइस्ट SO2 होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन था वैसे भी इसमें, फर्स्ट का सी दिया हुआ था ब्लीचिंग एजेंट वाला, बाकी जितने भी थे उसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें आपका ये दिया हो, क्या कहते हैं, जिसमें आपका ये दिया हो कि फर्स्ट जो है वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, और फिर बाकी भी गलत नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपकी जो एनालॉजी है, पहली क्लोरोफॉर्म एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन गलत, वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। PA इज इक्वल्स टू PA0 x से, ये राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ नहीं, हेनरीज लॉ उसके बगल वाला है। P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, नॉन आइडियल सॉल्यूशन गलत, लेस देन होता है, और आइडियल के लिए इक्वल टू होता है, ये भी गलत है। P इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर, P इज ग्रेटर देन पाई इन रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस में ध्यान रखना, जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, अगले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल, पहले तो आपको कॉमन नेम से स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो फिर भी है, ऑर्थोक्रिसॉल हो सकता है किसी को ना पता हो या कोई नहीं ध्यान दिया हो, किसी ने पेपर में नहीं पढ़ के गया। ऑर्थोक्रिसॉल आपका होता है इस तरह कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 52। ऑर्थोक्रिसॉल आपका होता है ये आपका हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल जो आपका होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को वो चीजें मैटर करती हैं जो उसको माइनस इफेक्ट प्रोवाइड करती है। माइनस आई इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो NO2 का -M भी लग रहा है और -I भी लग रहा है, जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो +H, हाइपर कॉन्जुगेशन और +I, हमेशा प्लस और प्लस वाली चीजें इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। डिस्टेबलाइज करेंगे मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ए होगा आपका, ए दिया हुआ है और नाइट्रोफिनॉल, और बी दिया हुआ है और ऑर्थोक्रिसॉल। जो ए होगा वो फिनॉल से अगर आप कंपेयर करोगे तो मोर एसिडिक होगा फिनॉल की एसिडिटी से। तो ए आपका आ जाएगा फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ऐसे दो ऑप्शन है, ए और सी। बी है, बी लेस होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया हुआ है कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा और बी दिया हुआ है फिनॉल से लेस एसिडिक होगा। रीजन भी प्लस वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, माइनस वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 53।
अगर जैसे उन्होंने दिया था विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AGCL, ठीक है, पता नहीं पैराग्राफ क्यों दिया, पैराग्राफ से कुछ पता तो चल नहीं पा रहा है। AGCL मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में गिवन है, फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द डिफेक्ट डज नॉट डिक्रीज, नहीं, विच ऑफ द डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइशियोमेट्री। तो इसमें वैकेंसी इंटरस्टिटिव तो ऑप्शन में थे नहीं, फ्रैंकल था, मेटल एक्सेस था, मेटल डिफिशियंसी था, स्कॉटकी था। इसका आंसर है स्कॉटकी इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटकी। क्वेश्चन नंबर 54, ये जो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, ये आपका जो डेंसिटी होती है मेटल की इसको घटाता है। एक्सेस ऑफ पोटेशियम मिक्स KCl क्रिस्टल्स वायर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, F सेंटर्स बनने के कारण ऐसा होता है। इसमें एक एग्जांपल सोडियम का भी दिया हुआ था, कुछ और कलर्स थे, वहां पे फार्ब सेंटर्स का कुछ होता है, फार्ब सेंटर्स उन्होंने फुल फॉर्म भी दे रखी है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट वहीं का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका मैंने सेट 0, 5, 6, 2, 4 सॉल्व कर दिया है। एक्चुअली मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से सेट को बच्चे सेट 1 बोलते हैं, सेट 2 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास सेट 1 अवेलेबल नहीं है, जल्दी अवेलेबल होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कल तक उसके भी सॉल्यूशंस किसी भी तरह टाइम निकाल के डालूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब फॉर अ क्वालिटी कंटेंट ऑन CBSE JEE NEET। दिस इज राज फ्रॉम NIT Allahabad साइनिंग ऑफ। जय हिंद।